नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। तो जैसा कि साथियों मैंने बताया था आपको कि प्री बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है शायद अगस्त और सितंबर में होगा। उसके लिए अपन एक तैयारी करने वाले हैं और उसी क्रम में आज ये पहली क्लास है और ये आपके चैप्टर है सामाजिक परिपक्वता, जो कि आपके शिक्षण अभिरुचि में आएगा। पहला ही चैप्टर है, तो आज अपन इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सामाजिक परिवर्तन को अपन बोलेंगे सोशल मैच्योरिटी। तो साथियों मेरा सवाल यही रहेगा, जब भी अपन का नाम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन, तो सबसे पहला दिमाग में अपने ही आता कि सामाजिक परिपक्व जो व्यक्ति होगा वो कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, और उसके बाद शिक्षक की क्या भूमिका उसके अंदर हो सकती है, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको प्रभावित करती है मैच्योरिटी को। उसमें शिक्षक का भी रोल है, परिवार का भी रोल है, पड़ोसियों का भी रोल है, और भी बहुत सारी चीज़ों का रोल है। क्या क्या रोल है उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन बालक से ही। तो एक बालक है जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, तो जाहिर सी बात है अब उसका सामाजिकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा, सबसे पहले उसका संपर्क किससे होगा? माता से। दूसरा संपर्क किससे होगा? पिता से। ठीक है, यह हो गया प्राथमिक। जो सबसे पहले उसका संपर्क होगा वो माता पिता से होगा। उसके बाद में अगर उसका जो है बड़ा होगा, वो उसका जुड़ाव किससे होगा? निश्चित रूप से परिवार से होगा। हालांकि ऑप्शन आता है अगर आपके पास में, तो या तो माता पिता आएगा या परिवार आएगा, तो दोनों में से दोनों ही सही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा माता पिता सही है। उसके बाद में परिवार है, हालांकि ये एक ही चीज़ होती है। अब उसके बाद में वो किससे संपर्क में आएगा? निश्चित रूप से अगला उसका जो क्रम होगा समाजीकरण के रूप में, जिससे वो बात करेगा, जिससे वो मिलेगा, जिनको वो देखेगा, वो निश्चित रूप से आस पड़ोस के लोग होंगे। जो नया नया बच्चा होगा तो उससे मिलने, उसको खिलाने पिलाने, मतलब लाड प्यार करने के लिए आते ही हैं, तो वो उनको देखता है। और आप समझ ही पा गए होंगे। अब चौथे नंबर पे कौन आएंगे उस बालक से मिलने जिसका उसका संपर्क होने वाला है? निश्चित रूप से आपके हो गए रिश्तेदार। रिश्तेदार में आपके सब आ गए, उस बच्चे के मामा, बुआ, चाचा, ताऊ सब हो गए। ठीक है, बच्चा जन्म लिया, 1 महीने का हुआ, 2 महीने का हुआ, 3 महीने का हुआ, 6 महीने का हुआ, 12 महीने का हुआ, 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ। जब तक बच्चा 3 साल का होता है तब तक उसका संपर्क मुख्य रूप से यही लोग होते हैं, माता पिता और परिवार। थोड़ा बहुत आस पड़ोस से में वो हो सकता है खेलने चला जाए, नहीं चला जाए, वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो मोटा मोटी उसका हो गया माता पिता के साथ उसका संपर्क रहता है। माता पिता को देखता है, वो किस हिसाब से बात करते हैं, किस हिसाब से उनके देखभाल करते हैं, वो उसके अंदर माता पिता परिवार में आ जाता है। अब जैसे ही वो 3 साल का होता है, अब उसको स्कूल में भेज दिया जाता है, प्री प्राइमरी स्कूल में, किंडर गार्डन जिसको बोलते हैं, प्री प्राइमरी में उसका एडमिशन करवा दिया जाता है। अब उसकी सामाजिकरण में रोल होगा, वो होगा स्कूल का। अब बच्चा हो गया है 3 साल का। अब वो स्कूल भी जाने लगा है। शाम सुबह
हो सकता है माता पिता या दादा दादी के साथ में वो मंदिर भी जाने लग जाए। मंदिर मस्जिद जो भी है, गुरुद्वारा, चर्च, अपन उसको धार्मिक संस्था बोल देते हैं। चलो इसको धार्मिक संस्था कर देते हैं। विभिन्न धर्मों के लोग अपने अपने हिसाब से उनका जो धार्मिक संस्थान होता है वहाँ पे जाते ही ये पूजा पाठ करने के लिए। एक बहुत बड़ा रोल होता है इसका, धार्मिक संस्थान का। आपने देखा होगा बच्चे प्रणाम करना सीख जाते हैं, राम राम करना सीख जाते हैं। अगर कोई मुस्लिम है तो वो अपने हिसाब से, क्रिश्चियन है तो अपने हिसाब से। धर्म का बहुत बड़ा रोल होता ही है। अभिवादन करते हैं वो धर्म के हिसाब से, कुछ ग्रंथ वगैरह भी वो बाद में पढ़ेगा। तो धर्म का बहुत बड़ा रोल होता ही है समाजीकरण में। अब कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती है, सांस्कृतिक, स्कूल के अंदर हो गया या आस पड़ोस में भी हो सकता है। जैसे अब नवरात्रि आएगी तो नवरात्रा स्थापना करेंगे, मूर्ति रखेंगे, वहाँ पर सारी जो लोग होते हैं वहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए वहाँ जाएंगे, फिर उनका विसर्जन करेंगे, भजन वगैरह होगा। तो इन सब का वो बालक देखेगा, वहाँ जाएगा और ये सीखेगा कि देखो किस तरीके से लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। धर्म के प्रति उसका विश्वास बढ़ेगा। और जो कहानी आप सुनाएंगे माता पिता, दादा दादी, धर्म के बारे में ले लो, अपने जो पुराने कहानियाँ चलती रहती है वो, स्पेशली अपने महाभारत रामायण की कहानियाँ तो बच्चा सुनता ही है। अब नहीं सुनता वो अलग बात है, क्योंकि अब फ़ोन के अलावा किसी को टाइम ही नहीं मिलता है इन चीज़ों के लिए। छोटे बच्चों को अपन फ़ोन देते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में यही होता था। कुछ कहानियाँ होती थी, नानी कहानियाँ सुनाया करती थी इन छोटे बच्चों को। उनका सामाजिकरण पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता था। तो ये हो गए, संस्थाएं हो गई, माता पिता से शुरू हुए, मित्र मंडली हो गए, पास पड़ोस हो गए, स्कूल हो गए, मंदिर हो गए। तो बच्चा बड़ा हो रहा है, अभी 3 साल का नहीं रहा, अब ये हो गया है 6 साल का। क्लास, पहली क्लास में भी आ गया, ये 6 साल का होगा, 7 साल का होगा। अभी अभी इसको बाल्यावस्था भी बोल सकते हैं। ये हो गई उसकी बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था में सामाजिकरण पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा? वही, अब स्कूल में रेगुलर जाने लगे हैं, उसके दोस्त भी बन गए हैं। टीचर की भूमिका भी अब उसके अंदर आ गई है, शिक्षक की भूमिका। आस पड़ोस की तो रहेगी हमेशा लंबे समय तक, लेकिन अब मित्र मंडली भी आ गई है, उसकी दोस्त बना लिए हैं उसने। अब वो अपने दोस्तों के साथ घूमता है, उनके साथ खाना खाता है, उनके साथ में बैठता है। दिन के 6 घंटे अपने दोस्तों के साथ में या सहपाठियों के साथ में वो बिता रहा है। शिक्षक भी आ गया उसके अंदर। इस एज के अंदर, इसको मनोविज्ञान के अंदर टोली एज भी कहते हैं। टोली बनाकर, और समलिंगी के साथ में अगर कोई लड़का है तो कोशिश करेगा कि वो लड़के के साथ ही रहेगा, वो लड़की के साथ में प्रायोरिटी उसके लड़का ही होगा। अब लड़का नहीं है तो वो लड़की के साथ में भी दोस्ती करेगा। बट हाँ, समलैंगिक की अवस्था होती है, टोली एज भी होती है। खिलौना खेल, अब वो खिलौने भी लेके आ गया है, खिलौनों में भी उसकी रुचि है। तो ये सामाजिकरण उसका हो रहा है, उस खिलौनों से भी सीख रहा है, माता पिता से भी सीख रहा है, स्कूल से भी सीख रहा है, सामाजिकरण उसका हो रहा है। चलो, अब जो बच्चा है उसकी उम्र बढ़ कर के हो गई है 10 साल, 12 साल। अब वो आ गया होगा तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में। वैसे माना जाता है कि 6 साल की उम्र में पहली क्लास में आ जाता है, तो 10-12 साल की उम्र हो गया तो 5वीं, 6ठी क्लास में आ गया है, बड़ा हो गया है, स्कूल जाने लगा है, रेगुलर स्कूल जाने लगा है, होमवर्क करने लगा है। उसको पता है अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो मुझे एक नोट लगाया जाएगा क्लास के अंदर, पेरेंट्स से सिग्नेचर करवाया जाएगा, मेरे क्लास में नंबर कम आएंगे, इत्यादि उसके अंदर विचार आने स्टार्ट हो गए। अब बड़ा हो गया है तो उसकी क्या है कि वो शादी ब्याह में जाने लगा है, विवाह में सम्मिलित होने लगा है। अन्य सामाजिक प्रोग्राम हो सकते हैं, जैसे किसी रिटायरमेंट फंक्शन हुआ होगा, कोई स्वामणी करी होगी, वहाँ वो जाएगा और देखेगा कि कैसे विवाह हो रहे हैं। एक को दूल्हा बनाया गया है, एक को दुल्हन बनाया गया है,
अग्नि के समक्ष 7 फेरे भी लिए हैं इन लोगों ने। ये सारी चीज़ें वो देखेगा और समझने की कोशिश करेगा कि ये हो क्या रहा है। नई चीज़ है उसके लिए। अपने पेरेंट्स से पूछेगा वो क्या बात है, बड़े खुश से लग रहे हैं ये लोग, क्या बात हो गई। पेरेंट्स समझाएंगे कि भाई इनकी शादी हुई है, कुछ वचन कुछ वो सारी चीज़ें वो उनको बताएंगे। देखो ये अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए गए हैं, अब ये पति पत्नी हो गए हैं। रिटायरमेंट फंक्शन होगा तो उसको समझाएंगे कि ये अपनी सेवा कंप्लीट कर चुके हैं, तो उस खुशी में इनको जो भी प्रोग्राम या आयोजन किया जा रहा है। अब ये जो फंक्शन हो गया ना, वहाँ पे ये भी देखेगा कि खाना भी चल रहा है वहाँ पर, और बच्चों को खाना बहुत पसंद होता है। तो वहाँ पे देखेंगे कि कुछ आदमी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था को संभाल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपने बोलते हैं खाना पीने की जो व्यवस्था होती है उसको देख रहे हैं, अलग अलग तरीके की व्यवस्था संभाल रहे हैं। तो वो उनको भी ध्यान से देखेगा कि देखो किस तरीके से लोग अलग अलग जो अपनी भूमिका उनको दे रखी है उसको निर्वाह कर रहे हैं। तो अब इन सब चीज़ों के अंदर वो क्या सीखेगा। बच्चे के अंदर कुछ व्यवहारिकता आ गई है, क्या बिहेवियर उसको करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर इस सारे प्रोग्राम के दौरान अगर वो शैतानी करता है तो उसको डांट पड़ सकती है। आपने देखा ही होगा कि बच्चों को अक्सर वो बदमाशी करते हैं और उनको डांट पड़ती है, तो उनको ये चीज़ समझ में आ जाती है क्या करना है और क्या नहीं करना है। उनके अंदर बुद्धिमत्ता का विकास हो गया है। अलग अलग प्रकरणों से उसने कुछ गलतियाँ करी होगी, यहाँ पे कुछ अच्छा काम भी किया होगा, अच्छा काम किया होगा तो उसको पुरस्कार मिला होगा, वो शाबाशी हो सकता है। किसी ने ये भी बोल दिया चलो बेटा बहुत अच्छा काम किया आपने, ये जो भी है आप समझ रहे हो मेरी बात को। कहाँ उसको गंभीर रहना है, कहाँ मस्ती करनी है, क्या कुछ करना है, ये सर उन जितने वो प्रोग्रामों में वो भाग लेगा ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती जाएगी। ऐसे बहुत सारे गुण हो सकते हैं। हो सकता है वो वहाँ पर कुछ अलग अलग लोगों से मिलेगा और देखेगा कि कुछ गेम नया खेलेगा, वहाँ पे इंटरेक्शन करेगा लोगों के साथ में, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ में होने वाली है। अब आप कहोगे कि सर ये सामाजिकरण, बच्चे का सामाजिकरण करना है, क्या उसके लिए कुछ प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है? तो बिल्कुल की जा सकती है। कैसे करेंगे? नंबर 1, बहुत पुराना तरीका, उपदेश दो बालकों को। देखो ये गलत है ये सही है, सही गलत का ज्ञान कराना, ये करना है ये नहीं करना है, ये करना है तो किस तरीके से करना है। विभिन्न तरीके के उपदेश आप देकर के उसको। दूसरा तरीका, पुरस्कार व दंड। अगर बच्चे के अंदर कुछ अच्छी आदतों का विकास करना है आपको, अगर आप उसको पुरस्कार दोगे, मानो कि आपने चॉकलेट ला करके दे दी, कुछ अच्छा काम उसने किया, होमवर्क टाइम पे किया तो आपने बोला कि भाई आपको चॉकलेट मिलेगी, तो होमवर्क टाइम पे करने की उसकी एक अच्छी आदत बन गई। सेम टाइम अगर वो कोई गलत काम करता है, होमवर्क टाइम पे नहीं करता है या कुछ भी गलत काम करता है, तो आप उसको दंड दे सकते हो। तो इस तरीके से एक अच्छी आदत का विकास हो गया है। अब चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट की जगह आप और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चे को जैसे खिलौने पसंद होते हैं, खिलौने दिला दिया आप। कुछ किताबें वगैरह जैसे वो कार्टून टाइप किताब आती है वो दिला सकते हो। छोटी मोटी साइकिल आती है वो उसके अंदर आ गया। ये पुरस्कार होते हैं बच्चों के लिए, अच्छे पुरस्कार माने जाते हैं। उनके व्यवहार में आप परिवर्तन करना चाहते हो तो ये आप अपना सकते हो। उपदेश हो गया, पुरस्कार व दंड हो गया। अब होता है आपके अंदर एक और विधि, आपको मैं बता देता हूँ, तादात्म्य। इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। ये क्या होता है कि बच्चा जिनसे ज़्यादा प्रभावित होता है ना, जिस भी आदमी से,
जिनसे अधिकतम प्रभावित होता है उनकी नकल करने की कोशिश करता है ये। वो कोई भी हो सकता है, परिवार का सदस्य हो सकता है, शिक्षक हो सकता है। इसमें ज़्यादातर चांस रहेंगे कि शिक्षक होगा, निश्चित रूप से शिक्षक का रोल पड़ता ही पड़ता है बालक के ऊपर। और भी कोई लोग हो सकता है वो कार्टून देख रहा हो, वो उसको प्रभावित करे सबसे ज़्यादा। हो सकता है उसने कलाम साहब की फ़ोटो देखी हो बचपन में, वो पूछ सकता है कि ये कौन है। हो सकता है इनके बारे में उसकी रुचि जागृत हो जाए और वो इनसे प्रभावित हो जाए। लेकिन संभावना यही रहेगी कि वो शिक्षक से ज़्यादा प्रभावित हो, इसीलिए शिक्षक का रोल थोड़ा ज़्यादा रहेगा इसके अंदर, सोशल मैच्योरिटी लाने के अंदर। और वो रहता ही है उसके अंदर, वो अनुकरण करने की कोशिश करता है। ये तादाद में आइडेंटिफिकेशन हो गया और इमिटेशन होता है, इसको अपन बोलते हैं अनुकरण। नकल करने की कोशिश करता है, वही है, माता पिता की नकल करने की कोशिश करेगा, वो शिक्षक की नकल करने की कोशिश करेगा, या और कोई व्यक्ति जो हो सकता है वो कोई मूवी देख रहा हो और उस करेक्टर की नकल करने की कोशिश करे, यह संभव है। तो ये एक उसको सामाजिक मैच्योरिटी में लाने का, सामाजिक मैच्योरिटी जो होती है, इन सब का रोल होता है। आइडेंटिफिकेशन हो गया, तो ये आप समझ पा रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब जो बालक है वो एक किशोरावस्था में प्रवेश कर गया है। किशोरावस्था टीनेज को बोलते हैं। ये आपके होगी 12 से लेकर के 13 से लेकर के 19 साल तक। तो एक वैज्ञानिक हुए महान, स्टैनले हॉल। उनका एक कथन है किशोरावस्था को लेकर, ये तूफान की अवस्था है। अब अचानक से बहुत सारे परिवर्तन इस किशोरावस्था में होने वाले हैं। कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे जो अभी तक नहीं हो रहे थे। अब बालक और बालिका में ये अलग अलग होते हैं। अपन इनकी डिटेल में अभी चर्चा नहीं करेंगे, अभी अपन सिर्फ यही समझ रहे हैं कि समाजीकरण में क्या रोल इनका रह सकता है। तो अब इन हार्मोन ये भी भूमिका में आ गए हैं, तो बालक के समाजीकरण को ये इफेक्टिव करने वाले हैं। अब बालकों की वृद्धि अचानक से बहुत तेज़ी से होने लगेगी इसके अंदर, और समाजीकरण में एक तो ये भी समझ आ जाएगा कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण है वो भी इस अवस्था में स्टार्ट हो गया है। तो इनके व्यवहार में परिवर्तन निश्चित रूप से आने वाला है। तो ये भी एक समाजीकरण में इफेक्ट डालने वाले हैं। ये बायोलॉजी का रोल आ गया। अब एक रोल और भी है, किशोरावस्था में बालक बड़ा हो गया है, तो अब उसकी राजनीतिक में भी इंटरेस्ट उसका स्टार्ट हो गया है, राजनीतिक संस्थाओं में। अब बच्चा बड़ा होगा तो निश्चित रूप से वो जानकारी करने की कोशिश करेगा। मोदी जी के भाषण जरूर सुनेगा वो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं। हो सकता है वो राहुल गांधी जी के भाषण भी सुने, हो सकता है वो केजरीवाल जी के भाषण भी सुने, या कोई वहाँ की स्टेट की पार्टी होगी, वहाँ का कोई लीडर होगा। तो इन राजनीतिक संस्थाओं का भी इनके अंदर रोल आ गया है। वो उनको नकल करने की कोशिश करता है। कई बार आप देखना, जो भी इनका फेवरेट होगा वो उनकी नकल करने की कोशिश करेगा, उनसे सीखने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टियाँ वो काम करती है, क्या इनका मॉडल है। इनकी रुचि निश्चित रूप से जागरूक होगी। राजनीतिक संस्थाओं के अलावा अब कुछ सांस्कृतिक संस्था भी आ गई मॉडल। सांस्कृतिक का मॉडल वही है, विवाह उत्सव, विभिन्न प्रकार के मेले उत्सव,
होली दीपावली पे नए कपड़े पहनेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, यही बात है। वो मेल जोल बढ़ेगा, ये देख के कोशिश समझने की कोशिश करेगा ये किस तरीके से क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इन सब चीज़ों के बारे में उसकी रुचि निश्चित रूप से इस अवस्था में जागरूक होने लगेगी। तो ये सामाजिकरण में इनका ये रोल रहेगा ही रहेगा। चलो अब आगे चलते हैं। तो अपन पढ़ रहे थे बच्चों का सामाजिकरण, उसके अंदर विभिन्न संस्थाओं की जो भी है लोगों की भूमिका का अपन अध्ययन किया। अब जो बालक है उसकी जो समाज में भूमिका है और समाज की क्या अपेक्षा है उससे, ये वो चीज़ें समझ चुका है। तो बिल्कुल वो वैसा ही बनने की कोशिश करेगा समाज की अपेक्षाओं के हिसाब से। अब बालक की भूमिका अलग अलग हो सकती है, अलग अलग कैसे अलग अलग हो सकती है। अगर वो स्कूल में जाएगा तो वो एक छात्र की भूमिका निभाएगी, शिष्य छात्र। घर पे रहेगा तो बेटा बेटी की भूमिका निभाएगा वो। भाई बहन की भूमिका भी निभाएगा, अगर उसका भाई बहन है छोटा मोटा तो एक भूमिका ये भी हो गई। दोस्त भी हो गया है, वो किसी न किसी का दोस्त तो है ही सही। अब वो एक नागरिक भी बन चुका है। तो ये सारी उसकी भूमिकाएं हैं जिसका वो निर्वहन कर रहा है। वो समझ गया कि मैं जब दोस्त के साथ में हूँ तो मैं एक दोस्त की भूमिका में हूँ, मैं स्कूल में जा रहा हूँ तो वहाँ एक स्टूडेंट की भूमिका में हूँ, घर पे हूँ तो एक अच्छा बेटा बेटी की भूमिका में हूँ। भाई बहन के साथ उसका व्यवहार अलग होगा, दोस्त के साथ में उसका व्यवहार अलग होगा, स्कूल में अलग होगा, और माता पिता के सामने तो आप समझ ही सकते हो उसका व्यवहार अलग होगा ही होगा। तो इन सारी भूमिकाओं को निभाना सीख गया है वो, कि मुझे कैसे दोस्त बनना है, कैसा स्टूडेंट बनना है, कैसा भाई बहन बनना है, बेटा बेटी बनना है। अब इन भूमिकाओं को वो सीख गया। यही सामाजिकरण है, यही क्या है, सामाजिकरण है। और जितना अच्छे से वो इन भूमिकाओं को निभाने सीख गया वही उसकी मैच्योरिटी। ठीक है, कितना अच्छा सामाजिक मैच्योरिटी उसके अंदर आएगी ये किस चीज़ पर निर्भर करेगा। बहुत सारे फैक्टर इसके अंदर काम करने वाले हैं, स्कूल, टीचर, पेरेंट्स सब आ गए इसके अंदर। तो अपने इम्पोर्टेंट क्या है, आप तो बनने वाले हो शिक्षक। तो शिक्षक की उसके अंदर क्या भूमिका है उसके मैं डिटेल में चर्चा करने वाले हैं अपन। तो अब मैं सेंटर पॉइंट में सामाजिक परिवर्तन के शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी एक बालक के, उसके बारे में अपन बात करें। शिक्षक का बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहला ये है कि शिक्षक का भी सामाजिक जो है मैच्योरिटी उसके अंदर बहुत अच्छी होना चाहिए, सामाजिकरण अच्छा होना चाहिए। उसको अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का ख्याल होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा स्टूडेंट जो है उनको अंदर सामाजिकरण कर पाएगा वो। तो शिक्षक क्या कर सकता है, पहला काम भाई शिक्षक है वो खुद भी अच्छे तरीके सामाजिक एक खुद को ही एक मॉडल के रूप में प्रयास करेगा। वो जब क्लास होगी, बच्चे बैठे होंगे यहाँ पे, जो शिक्षक आएगा क्लास के अंदर, शिक्षक का खुद का भी एक होना चाहिए ना कि बच्चे तो शिक्षक को देखेंगे और उसको अनुकरण करने ही वाले हैं। भाई वो पढ़ाएगा, बच्चों को समझाएगा 6 घंटे तक या 8 घंटे तक, जितने भी टाइम स्कूल चलेगी, ये बच्चे शिक्षक के सामने और सबसे ज़्यादा प्रभावित शिक्षक से ही होने वाले। तो शिक्षक का ये कर्तव्य है कि वो समय को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे। वो क्या पेन क्या रहा है, कैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज है, क्या वो पढ़ा रहा है, क्या वो ईमानदार है अपने कर्तव्यों के प्रति, क्या वो सच बोलता है, जितने भी हैं, क्या उसमें दया का भाव है, क्या उसमें करुणा का भाव है, क्या उसमें लीडरशिप के गुण हैं। ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से उसको प्रभावित करने ही वाली है उन बच्चों को। तो शिक्षक का रोल हो गया। ये तो हो गया कि एक काम तो वो ये कर सकता है कि खुद मॉडल के रूप में, आदर्श के रूप में आपको प्रस्तुत करे, अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे। दूसरा काम क्या कर सकता है शिक्षक, अब ये क्लास है उसके अंदर यही वही 30-35 बच्चे होते ही,
कम भी हो सकते हैं ज़्यादा। सरकारी स्कूलों में तो यही मान रखा है कि भाई एक क्लास में हर 30 स्टूडेंट पे एक शिक्षक होना चाहिए, तो अपन यही मान के चल रहे हैं कि 30-35 बच्चे हैं, तो वो प्रत्येक बच्चे का अध्ययन करे वो, कि प्रत्येक बच्चे में क्या लाइक क्या डिसलाइक हैं, क्या कमियां हैं, क्या गुण हैं, इन सब का उसको ज्ञान होना चाहिए। तभी तो अगर उसकी कमियां हैं तो वो उनको दूर करने की कोशिश करेगा, और गुण है तो उनको अप्रिशिएट करेगा। तो ये चीज़ें उसके अंदर शिक्षक ये काम कर सकता है। बालकों का अध्ययन करे वो, बालकों का क्या करे, अध्ययन करे, उनकी कमियों का, दोष का, अच्छाइयों का, बुराइयों का। बालक की जो रुचियाँ हैं, इंटरेस्ट है, उनका भी वो अध्ययन करे, उनकी क्या क्या आवश्यकता है उनका भी उनको शायद, तभी तो वो अच्छे से पढ़ा पाएगा। किसी बालक की अगर रुचि है, मान लो पेंटिंग में रुचि है, डांस में रुचि है, अगर शिक्षक को ये पता लग जाता है और उसके अंदर उसको अवसर प्रदान करता है स्कूल के अंदर, पेंटिंग के, डांसिंग के, गार्डनिंग के, जो भी है जिसके अंदर भी उसकी रुचि है, तो सामाजिक परिवर्तन उसके अंदर ज़्यादा अच्छी आ पाएगी एक बालक के अंदर, और शिक्षक का रोल आप समझ ही पाएगा। ठीक है। अब कुछ बच्चे होते हैं जो कम बोलना पसंद करते हैं, कुछ ज़्यादा बोलते हैं, तो जो कम बोलता है शिक्षक को ये उसका दायित्व बनता है कि उसको एक अधिक से अधिक बोलने का अवसर प्रदान करे वो, ताकि उसके अंदर शर्मिलापन बाहर आ जाए। अवसर कैसे देगा वो, अब आपको तो पता ही है, हर शनिवार को होती है बाल सभा, अब तो नो बैग डे भी होता है, खेलकूद वाला दिन भी होता है। इन सब के अंदर ये शिक्षक को, ये शिक्षक की कोशिश ये रहनी चाहिए कि कोई भी बच्चा इसके अंदर छूटे नहीं। हो सकता है किसी को खेल कूद पसंद नहीं हो, तो शिक्षक की कोशिश करे कि उसके पसंद का खेल उसको खेलने की अपॉर्चुनिटी उसको दी जाए। ठीक है, ये रोल हो गया उसका। अब एक बच्चा है, मानो ये आपका हो गया विद्यालय, ये उसका हो गया घर। बच्चा घर से रवाना होता है, रास्ते में एक बिल्ली उसका रास्ता काट देती है, और उस घर परिवार पड़ोस से या समाज से सीखता है कि बिल्ली का रास्ता काटना अच्छी बात नहीं है, उससे अपशगुन होता है, बुरी बात है। तो ये चीज़ आती है स्कूल में आता है, और शिक्षक को जब ये बात पता चलती है तो शिक्षक का अब रोल आ जाता है। देखो कितना इम्पोर्टेंट रोल है। शिक्षक को ये चाहिए कि उस बालक का जो अंधविश्वास उसने है, ऐसे बहुत सारे ये तो मैंने उदाहरण दिया है बिल्ली का रास्ता काटने के, ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं जो जाने अनजाने में परिवार से, समाज से, पुरानी परंपराओं से आ जाते हैं। शिक्षक का ये रोल होता है इन अंधविश्वासों को दूर करें। पुरानी जो रूढ़िवादिता है बच्चे के अंदर आ गई है जाने अनजाने के अंदर, उसको कौन दूर करेगा? शिक्षक करेगा। माता पिता भी कर सकते हैं, लेकिन शिक्षक की भूमिका यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, ये हो गई आपकी शिक्षक की भूमिका। अब अपन सोशल मैच्योरिटी तो पढ़ चुके हैं, तो बालक का सामाजिकरण हो चुका है। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख देता हूँ, सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। ये बालक का हो चुका है। इसके अंदर अपन विभिन्न जो घटक थे उसके, जो लोग उसको प्रभावित कर चुके थे, घर परिवार पड़ोस शिक्षक, इनकी भूमिकाओं का अपन विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। तो इनकी एक परिभाषा लिख लेते हैं अपन, सामाजिकरण क्या होता है। तो किसी भी व्यक्ति जो एक दूसरे के संपर्क में आता है और एक दूसरे को प्रभावित करता है, यही उसका सामाजिकरण है। तो ये तो मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन कुछ विद्वान हैं जिनकी परिभाषा वो आपके एग्जाम में आ सकती है, तो उनको मैं लिखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो परिभाषा है वो आपके है व्हीलर की। क्या परिभाषा बताते हैं व्हीलर? व्यक्तित्व को संतुलित करने की प्रक्रिया सामाजिकरण उस प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिसके द्वारा व्यक्तियों में वे ज्ञान, कौशल व स्वभाव अर्जित किए जाते हैं, उनको समाज का योग्य सदस्य बनाता है। ये परिभाषा मैं लिख देता हूँ, आपको नोट डाउन भी कर लेनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में आ सकती है, तो मैं ये लिख देता हूँ।
ये एक परिभाषा लिखी है मैंने वेविलर की आपके सामने। व्यक्तित्व को संतुलित करने की प्रक्रिया समाजीकरण उस ओर संकेत करती है जिसके द्वारा व्यक्तियों में वे ज्ञान कौशल स्वभाव अर्जित किए जा सकते हैं जो उनको समाज के योग्य सदस्य बनाता है। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में आई हुई है। ऐसे ही एक दो विद्वान और हैं जिनकी मैं परिभाषा लिखूंगा, वो भी आपको याद रख लेनी चाहिए। और यहाँ तो आपके पास टॉपिक कम ही है, 4-5 है, तो गिनी चुनी कुछ परिभाषाएं हैं जिनको मैं लिखूंगा। आने वाले वक्त में जब आप रीट की तैयारी करेंगे या थर्ड ग्रेड की तैयारी करेंगे तो खूब सारी परिभाषाएं वहाँ होगी, तो निश्चित रूप से मैं उनको याद करने का तरीका भी बताऊँगा आपको। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको कोई ट्रिक्स बताने की ज़रूरत है। व्हीलर की ये परिभाषा है, इसको आपको लिखना है और इसको एज इट इज़ याद करने की कोशिश करनी है। एज इट इज़ याद नहीं भी करो तो चलेगा, क्योंकि अब वो ऑप्शन आएंगे वहाँ तो आपके पास में, तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि अप्लाइड क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है, परिभाषाएं इतनी नहीं पूछा जाती, लेकिन फिर भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। तो कुछ परिभाषाएं मैं लिखा देता हूँ आपको, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगली परिभाषा जो है वो आपके है J.S. रोस की, वो भी मैं आपको लिखा देता हूँ। ये विद्वान है आपके J.S. ये क्या कहते हैं, सामाजिकरण सहयोग करने वाले लोगों में हम भावना का विकास तथा एक साथ कार्य करने की उसकी इच्छा एवं योग्यता में वृद्धि है। तो मैं इसको लिख देता हूँ। ये परिभाषा मैंने लिख दी है J.S. रोस की। तो सामाजिकरण सहयोग करने वाले लोगों में हम भावना का विकास तथा एक साथ कार्य करने की उसकी इच्छा व योग्यता में वृद्धि है। कोई अच्छी परिभाषा है, एग्ज़ाम में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार इनको हल्के से देख लीजिएगा, क्या पता कब आ जाए, कुछ कह नहीं सकते इनका। तो एक आध विद्वान की और लिख लेते हैं। ये आपके आगे किसकी लिखे अपन, डेगोर्स की लिख लेते हैं। ये क्या कहते हैं, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखते हैं। ये भी बहुत अच्छी परिभाषा है, मैं इसको लिख देता हूँ। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखते हैं। देखो कितनी अच्छी परिभाषा है। सामाजिकरण एक प्रोसेस है, बिल्कुल है, जिसमें कोई इंसान जो है मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखते हैं। हम सुबह से लेकर के शाम तक अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते ही हैं। एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो अपने एक दूसरे के साथ व्यवहार भी करना पड़ता है। व्यवहार अलग अलग हो सकता है, आपका माता पिता के साथ में व्यवहार होता है, शिक्षक के साथ में आपका व्यवहार होता है, आपका दोस्तों के साथ में आपका एक व्यवहार होता है। तो वो सब आपके एक सामाजिकरण में आ गया और वो एक प्रक्रिया है। जितना अच्छा आपका व्यवहार होगा उतना अच्छा आपका सामाजिकरण होगा, यही बात। तो ये आपको 3 परिभाषाएं मैंने लिखाई है, निश्चित रूप से आपको ये याद कर लेनी चाहिए। तो अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे, और अपन क्या पढ़ सकते हैं सामाजिकरण में। अब ये सामाजिकरण के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके। तो पहला जो उद्देश्य है वो आपके, जो बालक विभिन्न भूमिकाओं में, सामाजिक जो उसकी भूमिकाएं हैं, अभी मैंने डिस्कस किया था
बेटा बेटी शिक्षक छात्र, अलग अलग भूमिकाएं होती है अलग अलग इंसान की। घर पे उसकी भूमिका अलग होती है, कार्यस्थल पर उसकी भूमिका अलग होती है, अलग अलग जगहों पर उसकी अलग अलग भूमिका होती है, उसका वह निर्वहन करना सीख जाता है। घर पे होता है कि वो आदर्श, घर पे भी अलग अलग भूमिका होगी। देखो, हो सकता है उसकी शादी हो रखी है तो एक पति की भूमिका में हो, उसके बच्चे हो रखे हों तो पिता की भूमिका में हो, वो खुद एक बेटे की भूमिका में हो सकता है, बेटी की भूमिका में हो सकता है। अलग अलग भूमिका होगी कि नहीं होगी, अलग अलग रोल उसको अदा करने पड़ेंगे। पत्नी के सामने होगा तो उसका रोल अलग होगा, पिता के सामने होगा तो अलग रोल होगा, बेटा बेटी अपने पिता के सामने होगा तो उसका रोल अलग होगा। तो इन भूमिकाओं निर्वहन वो जितना अच्छी प्रकार से करेगा वही उसकी सामाजिक परिपक्वता है, वही उसका सामाजिकरण है। एक अच्छा नागरिक बन पाएगा वो, अच्छे नागरिक का निर्माण होगा उसका। ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं सामाजिकरण के। अच्छा नागरिक, जो संस्कृति है परंपराएं हैं चली आ रही है वो तभी तो आगे बढ़ेगी जब समाज उसको देगा और वो उसके अंदर जो जो अच्छे अच्छे आते हैं, जो जो अच्छी अच्छी परंपराएं हैं जिनको बनने में कई साल लगे, ये एक नागरिक से दूसरे नागरिक में हस्तांतरित तभी तो हो पाएगी। तो उसको बोलते हैं कि अपन संस्कृति का हस्ताक्षरण, संस्कृति का हस्तांतरण। मानव कल्याण भी इसी के अंदर निहित है। एक सभ्य समाज का निर्माण तभी होगा कि जब वो एक सभ्य नागरिक बनेगा। जितना अच्छा सामाजिकरण होगा, जितनी अच्छी सामाजिक भावनाएं उसके अंदर आएगी, मानव कल्याण निश्चित रूप से उसी के अंदर निहित है। चलो, ये भी हो गया, आपके ऑब्जेक्टिव भी हो गए। अब सामाजिकरण के परिवार प्रकार देख लेते हैं अपन। सामाजिकरण किन किन तरीकों से किया जा सकता है। सामाजिकरण के प्रकार, पहला प्रकार मैं लेता हूँ, पहला मैं यही लेता हूँ विसामाजिकरण। अगर किसी का सामाजिकरण सही ढंग से नहीं हुआ है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, विसामाजिकरण। गलत आदतें उसके अंदर पड़ सकती है, वो चोरी करना सीख सकता है, वो नशा करना सीख सकता है। और आपने देखे ही होंगे विभिन्न प्रकार के युवा विभिन्न प्रकार के नशे करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं और संगीन अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सामाजिकरण सही ढंग से नहीं हुआ। हो सकता है उन्होंने ऐसी कुछ मूवीज़ देखी होंगी, उन्होंने किसी गलत आदमी को, विलन को हीरो मान लिया होगा, उनको मज़ा आया होगा उस चीज़ों में। नशाखोरी, झूठ, ये सब तो चलता ही है। कुछ धार्मिक रूप से अंधे हो जाते हैं, धर्मांध बोलते हैं, तो ये है, चलता है भी सामाजिकरण। अब एक होता है कि आप ट्रेनिंग देकर के अगर आप किसी को सामाजिकरण करते हो, उसको बोलते हैं समझ से, जानबूझ करके अगर अपन किसी के आदतों का विकास करते हैं किसी के अंदर, स्कूल में अंदर जानबूझ कर ही भेजते हैं अपन ताकि एक अच्छा आदमी बन सके, अच्छा नागरिक बन सकते हैं, तभी उसको स्कूल में भेजा जाता है। तो उसको अपन सचेत सामाजिकरण की भूमिका में आ जाता है, ताकि वो बच्चा जो है, छात्र है, वो अच्छे तरीके से अपने आप को समायोजित कर पाए समाज में, विभिन्न भूमिकाओं में। ठीक। अब एक होता है कि अचेत सामाजिकरण, ये अपने आप ही हो जाता है। वो देखता है समाज में विभिन्न प्रक्रियाओं को, जैसे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग आता है तो वो देखता है, पैर छूना सीख जाता है, अपने आप चले जाते हैं। उसका रूटीन होता है कुछ लोगों का, सुबह उठते ही वो बड़े बुजुर्गों का पैर छूते हैं, आदत पड़ जाती है उनकी, तो अपना आप पैर छूना सीख जाता है। ये उसका अचेत सामाजिकरण हो गया है। ठीक। अब आ गया, ये अलग अलग तरीके हो गए। एक पुनः सामाजिकरण, अगर चलो एक ये भी देख लेते हैं, पुनः सामाजिकरण।
अगर कोई गलत तरीक़ों में, गलत आदतों के अंदर पड़ गया है, जिसका भी समाजीकरण हो गया है, अब उसका पुनः समाजीकरण करना भी तो ज़रूरी है। समाज की मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा। अगर कोई नशे के अंदर चला गया तो नशा मुक्ति केंद्र पे लेके जाएंगे उसको, नशा मुक्ति केंद्र पे। और नशा छोड़ देगा तो समाज की पुण्य मुख्य धारा में सम्मिलित हो गया कि नहीं हो गया। तो ये आपके अंदर गया पुनः समाजीकरण का हम इसको बोलेंगे। तो ये समाजीकरण के प्रकारों के अंदर आगे ये आपको याद नहीं रखने, ये आपकी समझ विकसित करने के लिए मैंने बताए हैं। परीक्षा के अंदर आपके सवाल कैसे आएंगे वो भी मैं करवा के बताऊंगा आपको। पिछले सालों के अंदर कैसे क्वेश्चन आए वो भी मैं बताऊंगा आपको, तो चिंता करने की बात नहीं। समाजीकरण के विकास की जो अवस्थाएं हैं वो मैंने आपको बता दी है। एक बार फिर बता देता हूँ कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं मैं आपको मोटी मोटी ये जो बता देता हूँ। पहली ये शेष अवस्था, दूसरी आ गई आपकी बाल्यावस्था, तीसरी आ गई किशोरावस्था और चौथी आ गई प्रौढ़ावस्था। ये जन्म से लेकर के 5 साल तक की हो गई, ये 6 से 12 हो गई, ये आपकी हो गई 12 से 18, और ये 18 से बाद में जो चलती रहती है, कितनी भी मानो आप 18 से बाद की। शेष अवस्था में परिवार का, माता पिता का, सबसे ज़्यादा परिवार, पिता माता, इनका इफेक्ट पड़ेगा सामाजिक परिवर्तन में। बाल्यावस्था में स्कूल का पड़ेगा, किशोरावस्था में दोस्तों का पड़ेगा फर्क, मूवीज का पड़ेगा। और मूवीज का तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन सब आ गया उसके अंदर, संस्कृति कार्यक्रम हो गए, विवाह वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें हैं, विपरीत लिंग हो गया, इन सब का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ने ही वाला है। और सबसे ज़्यादा इसी के अंदर होगा समाजीकरण, किशोरावस्था के अंदर। फिर आ गया प्रौढ़ावस्था, ये तो समाज में विभिन्न घटनाएं होती है और नित्य नए दिन परिवर्तन होता रहता है, तो वो समाजीकरण रुकता थोड़ी है, चलता रहता है ये तो ये सब प्रौढ़ावस्था में आपके आ गया। चलो ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। समाजीकरण किन किन से होता है ये आपको मैं पढ़ा देता हूँ फिर से एक बार। परिवार, माता पिता, पड़ोसी, दोस्त या साथी समूह बोल दो, मित्र मंडली, और फिर तो सारी आ गई, राजनीतिक संस्था आ गई, सामाजिक संस्थाएं आ गई, और ये सोशल मीडिया आ गया, इसको अपन बोलेंगे जनसंचार। भाई फेसबुक व्हाट्सएप का भी तो फर्क पड़ता ही है आपके ऊपर या नहीं पड़ता। विभिन्न प्रकार की जानकारी आपको इसके अंदर मिलती है, उनसे भी आपका समाजीकरण होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आपकी समझ निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद में विकसित हुई होगी। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो आप समझ पाओगे। अब मैं बता देता हूँ आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। कुछ आए हुए क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे लिखा के आपको बताने वाला हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये मैं आपके सामने एक प्रश्न लेके आया हूँ। बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है मित्र समूह में, घर परिवार में, विद्यालय वातावरण में, रिश्तेदार और पड़ोसी। एक बार आप सोचिएगा, सही आंसर बताने की कोशिश करिएगा। तो इसका सही आंसर होगा से विद्यालय वातावरण में, क्योंकि ये जितने भी हैं मित्र हो गए, घर परिवार हो गए, रिश्तेदार, ये अनौपचारिक हैं, और ये विद्यालय वातावरण ये आपके औपचारिक में आ गएगा। एक प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ। एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, यानी उसका एटीट्यूड जो है अपने साथ में पढ़ाने वाले टीचर की तरफ कैसा होना चाहिए।
नेगेटिव होना चाहिए, नकारात्मक होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नकारात्मक क्यों होना चाहिए? आलोचनात्मक, क्रिटिसिज्म क्यों? हरदम क्रिटिसिज्म क्यों करना? गलत बात है। रचनात्मक, ये फिर भी ठीक है। सहयोगात्मक, हेल्पफुल, एप्टीट्यूड, सबसे बेस्ट है। तो ये आपका सही आंसर हो गया सी। अगर आप सी करते हो तो आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। अगर आप रचनात्मक करते हो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इनके एक नंबर ही मिलेंगे आप। और ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है शायद 2020 में आया होगा, 20 में आया हुआ है। तो ठीक है, मुझे ये लगता है कि ये क्लास आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप समझ पाए होंगे किस तरीके से इस टॉपिक को पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। हालांकि मैंने 2 ही क्वेश्चन कराए हैं, बट आपको एक आइडिया हो गया होगा इनसे। भविष्य में हो सकता है मैं ये जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से उनको एक साथ लेकर के आने की कोशिश करूं। अभी संसाधन मुझे इसकी इजाज़त नहीं देते। आपको जो भी प्रॉब्लम इस टॉपिक से रिलेटेड है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं इनके समाधान करने की भरपूर कोशिश करूंगा। इस क्लास को और बेहतर बनाने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। तो आज अपनी इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।